1993 में सनी देओल का एक आइकॉनिक डायलॉग सब जगह फेमस हो जाता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन इन 30 सालों में आज हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, जबकि कोर्ट्स में टोटल केसेस की पेंडेंसी 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा में लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने डिस्क्लोज किया कि इंडिया में वेरियस कोर्ट्स में 5.02 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। हालत इतनी खराब है कि 1 लाख से ज्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट और तहसील के कोर्ट्स में 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी पेंडिंग चल रहे हैं। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से इस बैकलॉग को क्लियर करने में 324 साल लगेंगे। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम में जो एक सड़ान आई हुई है, ये रॉट सॉल्व किया जा सकता है या ये पेंडेंसी और बढ़ती ही चली जाएगी और कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, लेकिन न्याय कभी नहीं मिलेगा। हमारे देश में 2 किस्म के केसेस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, यानी दीवानी और फौजदारी। अभी देश में फिलहाल 3.8 करोड़ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं एंड 1.2 करोड़ सिविल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। इंडिया में 5 स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में 48% आबादी रहती है और 54% पेंडिंग केसेस इन्हीं 5 स्टेट्स में है। अब स्क्रीन पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक साल में कितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और कितने केसेस सॉल्व हो रहे हैं। लगभग हर साल आपको ये ट्रेंड दिखाई देगा कि नंबर ऑफ केसेस जो सॉल्व हो रहे हैं वो कम है कंपेयर टू नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर हो रहे हैं। यानी कि जो बैकलॉग और जो पेंडेंसी है केसेस की, वो हर साल दर साल और बढ़ती चली जा रही है। अब ये पेंडेंसी इतनी क्यों बढ़ रही है, चलिए कुछ फाइनल डिटेल्स पे जाते हैं। एक्चुअली केस को सॉल्व करने के लिए जज, लॉयर और पुलिस का बहुत अहम रोल होता है। जहां तक जजेस का सवाल है, हर 10 लाख की आबादी में देश में सिर्फ 14.4 जजेस हैं। ये आंकड़ा यूएस में 150 का है, वही यूरोप में तो 210 का है। 2004 में जस्टिस मालिमत हेडेड कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जजेस की स्ट्रेंथ 14 से बढ़ाकर 50 कर दी जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगभग 25% सीटें खाली हैं। वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये नंबर और भी ज्यादा है, 34% के आसपास। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस की भर्ती कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से होती है। अब इन एग्जाम्स में कभी पेपर लीक होता है, कभी रिजल्ट डिले हो जाता है, कभी आंसर की को लेके कोर्ट में लिटिगेशन शुरू हो जाता है और ऑफर लेटर से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन होते हुए कैंडिडेट की ट्रेनिंग प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद जब फाइनली वो कोर्ट में एज अ जज प्रैक्टिस शुरू करता है, तो इतना टाइम बीत जाता है इस ओवरऑल प्रोसेस में कि पेंडेंसी सॉल्व करने का इशू तो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। और इनफैक्ट इनका एग्जाम्स हर साल होता भी नहीं है। जब वैकेंसी निकल गई उस समय एग्जाम ले लिया गया और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया। अब अगर एग्जाम का प्रोसेस डिले हो रहा है तो कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए एक बॉडी तक नहीं बनी है जहाँ पे कि स्टूडेंट जाके कंप्लेन कर सके। 2019 में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं और इसमें जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं एक भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं और जम्मू कश्मीर में ऐसा चौथी बार हो रहा था। अब जिस वकील की अच्छी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा होता है और उसके पास काफी अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट जज बनने का उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता है और डिस्ट्रिक्ट जज बनने के बाद भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनना काफी इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम से जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब जजेस कम होने का एक रीजन ये भी है कि देश में हर बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। वकील वही बनता है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। वैसे तो आपको कोर्ट के बाहर काफी काला कोट पहन के वकील दिखाई देंगे, लेकिन इसमें काफी वकील ऐसे भी होते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर नहीं किए होते हैं और वो ऑफिशियली और प्रोफेशनली वकील होते भी नहीं है। बेसिकली वो पुलिस के लिए दलाली कर रहे हैं या छोटा मोटा काम किसी बड़े वकील के लिए कर रहे होते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए इनकी एलिजिबिलिटी होती नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि किसी भी कोर्ट में 30 से 40% वकील फर्जी होते हैं। भारत में फिलहाल 14 लाख रजिस्टर्ड वकील हैं और फिलहाल देश में 30 लाख वकीलों की सख्त जरूरत है। अच्छे वकीलों की शॉर्टेज की वजह से एक वकील के पास इतने मल्टीपल केसेस होते हैं कि कई बार एक ही दिन में अलग अलग कोर्ट्स में उसे जाना होता है और जब वकील नहीं पहुंच पाता है तो जज अगली तारीख दे देता है। इस तरीके से इतने एडजमेंट्स हो जाते हैं एक केस के अंदर कि तारीख पे तारीख लगती रहती है और जो आउटकम होता है किसी भी केस का वो डिले होता चला जाता है। ऑन एन एवरेज देश में 4 साल में एक केस खत्म होता है, तो ऐसे में 4 साल तक वकील को हर तारीख पे या समय समय पे पैसे देने के लिए भी एक मिडिल
क्लास की पॉकेट में इतना बड़ा होल होता है कि वो वकील की फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाता है और केस को गिव अप कर देता है। अगला रोल आता है पुलिस का। देश में 3.8 करोड़ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और इन क्रिमिनल केसेस में से 35% ऐसे केसेस हैं जहां पे पुलिस एक्यूज को अरेस्ट करके कोर्ट तक ला ही नहीं पाती है। इनफैक्ट बहुत से केसेस में तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय लॉ एंड ऑर्डर संभालने में, वीआईपी मूवमेंट में बिजी रहती है। रिसेंटली दिल्ली में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की फटकार लगाई क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 2020 में जो दिल्ली में राइट्स हुए थे उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं फाइल करी थी और उसका रीजन दिया था कि G20 में पूरी पुलिस व्यस्त थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 198 कंट्रीज में से इंडिया का स्थान 80 नंबर पे आता है, यानी कि इंडिया 80 नंबर पे सबसे भ्रष्टतम देश है और इस रैंक को अचीव करने में पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा लोकसभा में ऑलमोस्ट 50% सांसद ऐसे हैं जिन पे बहुत ही सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। जब क्रिमिनल के पास पावर और पैसा होता है तो पुलिस अपने आप ढीली पड़ जाती है, क्योंकि जल में रहकर मगर से कैसे बैर किया जा सकता है। 2019 में मिंट में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से 2016 में जितने भी केसेस फाइल किए गए थे उसमें से 30% केसेस ऐसे थे जिनमें इन्वेस्टिगेशन 1 साल तक कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसमें एक एंगल वैकेंसी का भी आता है। पूरे देश में पुलिस की सैंक्शनड स्ट्रेंथ 28 लाख है, लेकिन इसमें भी 30% वैकेंसी है और फिलहाल 19 लाख पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, यानी हर 1 लाख सिटीजन पे 144 पुलिस ऑफिसर। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने 222 सैंक्शनड स्ट्रेंथ रिकमेंड करी हुई है, तो 144 का आंकड़ा काफी कम है कंपेयर टू जो यूनाइटेड नेशंस ने रिकमेंड किया है। अब ऐसे में पुलिस 14-14 घंटे तक काम करती है, ओवरबर्डन रहती है और जहां पे पुलिस स्ट्रेंथ कम है वहां पे केसेस की पेंडेंसी और भी ज्यादा है। इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कोर्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। 2021 में एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर NV रमन्ना ने नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रपोज किया था, जिसका काम होगा जुडिशरी से रिलेटेड बजटिंग को कंट्रोल करना और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे सही से रैशनली खर्च करना। इनफैक्ट जुडिशरी पे GDP का सिर्फ 0.8% पैसा खर्च किया जाता है। देश में 26% कोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे लेडीज के लिए एक अलग टॉयलेट नहीं है। 16% कोर्ट्स में जेंट्स के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। 68% कोर्ट्स में कोई सेपरेट रिकॉर्ड रूम नहीं है। वहीं 49% कोर्ट्स में कोई लाइब्रेरी तक नहीं है। ऐसे में 8% पेंडिंग केसेस तो ऐसे हैं जहां पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोनों पार्टीज के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, यानी पेपर्स इधर से उधर हो जाते हैं, फाइलें नहीं मिलती हैं और प्रॉपरली कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती है। 2019-20 में 981 करोड़ रुपीस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सैंक्शन किए गए थे। इसमें से सिर्फ 85 करोड़ रुपीस यूटिलाइज किए जाते हैं और 91% फंड्स अनयूज्ड रह जाते हैं। और एक्चुअली ये पैटर्न 1993 से चलता चला आ रहा है। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने एक और शॉकिंग फैक्ट बताया कि गवर्नमेंट इस देश में सबसे बड़ी लिटिगेंट है, जो कि लगभग 50% केसेस में एक पार्टी है। इनफैक्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री के खुद 2.85 लाख पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में खुद आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर सरकार के लिए हाईवे बना रहा है, अगर उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में ऑडिटर उस बजट को सैंक्शन नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में चला जाएगा और उसके बाद कोर्ट से केस जीत के आ जाएगा, उसके बाद उसके ड्यूज उसे मिल जाएंगे। कई बार ब्यूरोक्रेट सेफर साइड पे रहने के लिए जानबूझकर फाइल को डिले कर देते हैं। ऐसे में जब कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा पैसे लग गए हाईवे बनाने में, तो एक ब्यूरोक्रेट सोचेगा कि कोर्ट से जाके एक ऑर्डर आ जाए और उसके बाद वो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, तो उसके इंटेग्रिटी पे भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और वो नौकरी के हिसाब से भी सेफ बना रहेगा। तो ब्यूरोक्रेटिक लिथार्जी भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से केसेस कंपाइल होते चले जाते हैं और गवर्नमेंट एक बड़ी लिटिगेंट बन जाती है। और एक्चुअली केसेस का सिर्फ केस फाइल होने तक नहीं होता है, बहुत बार जब केसेस एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे मैटर जैसे कि किसी का ऑफर लेटर नहीं आया है से लेके बहुत बड़े बड़े स्कैम्स स्कैंडल्स, हर चीज कोर्ट तक पहुंच जाती है। किसी भी सब्जेक्ट पे बिल बनाना, कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन लेना, जैसे आर्टिकल 370 पे राम जन्मभूमि पे लिटिगेशन, इसमें कोर्ट्स की हफ्तों से लेके महीनों तक हियरिंग चलती रहती है। पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिटिगेशन कॉस्ट के रूप में 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बड़ा पावरफुल टूल हो गया है जिसको रेगुलरली मिसयूज किया जाता है एडवोकेट्स द्वारा। एक्चुअली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 36 के हिसाब से कोई भी एडवोकेट खुद किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एडवर्टीजमेंट्स नहीं दे सकता है, इसीलिए आपको कभी किसी वकील का एड नहीं दिखाई देगा। अगर वो एड देता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और अल्टीमेटली वो प्रैक्टिस करने से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ऐसे में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वकीलों के लिए एक बड़ा अच्छा
टूल हो जाता है जिसके थ्रू वो अपने नाम को और अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि वो कितने अच्छे वकील हैं। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने PIL को पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा है और एडवोकेट्स पे फाइन तक लगाए हैं। अब देखिए, पेंडेंसी ऑफ केसेस की प्रॉब्लम सबसे पहले 1924 में जस्टिस रैंकिन कमेटी ने सॉल्व करने की कोशिश करी थी। लॉ कमीशन ने इशू को एड्रेस किया था। इसके अलावा सतीश चंद्र कमेटी और जस्टिस मलिमत कमेटी बनी थी। इन कमिटीज के रिकमेंडेड सॉल्यूशंस में प्ली बार्गेन एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। जहां पे कोई एक्यूज केस शुरू होने से पहले ही खुद को गिल्टी कह देता है तो उसको अपनी सजा में कुछ कंसेशन मिल जाता है। इसके अलावा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आया। इसके तहत लोक अदालत और ग्राम न्यायालय का गठन होता है और ग्राम न्यायालय और लोक अदालत में अगर केसेस सॉल्व हो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हायर कोर्ट्स का टाइम बचाया जा सके, इसलिए ADR एक इफेक्टिव टूल के रूप में सामने आया। 2010 में सरकार नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाती है जिसका विजन था कि किसी भी केस की पेंडेंसी 15 साल से कम करके 3 साल कर दी जाए। हालांकि इन सभी सॉल्यूशन से फायदा तो हुआ, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं और आज 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब ऐसे में जो सबऑर्डिनेट लेवल पे एग्जाम होता है PCSJ का, अगर उसमें प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे कर दिए जाएं, कॉलेजियम सिस्टम में जो पॉलिटिक्स होती है उसमें सुधार लाए जाएं। 2015 में गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी NJAC का गठन किया था। अगर ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स को लाया जाए, जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए। एक्चुअली US में तो जजेस लाइफ टाइम के लिए काम करते हैं और सबसे जरूरी चीज है लॉयर्स, जजेस और पुलिस की वैकेंसी को जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना जल्दी और कितना बेहतर तरीके से इंप्रूव किया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा जो समर वेकेशन और विंटर वेकेशन के नाम पे कोर्ट में इतनी लंबी छुट्टियां होती हैं, अगर इनको खत्म कर दिया जाए ऑल टुगेदर तो एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस RM लोधा ने तो ये तक प्रपोज किया था, बजाय एक साथ वेकेशन पे जाने के अगर जजेस अलग अलग टाइम पे वेकेशन लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा पूरे देश के लिए और केसेस की पेंडेंसी को भी सॉल्व करने में ये काफी हेल्प करेगा। इनफैक्ट इस विषय में लॉ कमीशन ने भी अपने रिकमेंडेशन दिए थे और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यू रूल्स को नोटिफाई किया जिसके तहत समर वेकेशन को 10 हफ्तों से कम करके 7 हफ्ते कर दिया। और जिस तरीके से मैंने इंडियन जुडिशरी का एक अनटोल्ड डार्क साइड बताया, उसी तरीके से रेलवेज का भी एक डार्क साइड है जिसके बारे में शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। रेलवेज की उस डार्क हिस्ट्री को जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।